हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज काफ़ी समय के बाद आपको फ़िज़िक्स की क्लास मिल रही है। आशा करता हूँ कि फ़िज़िक्स की क्लास आपको आगे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। फ़िज़िक्स की क्लास में मैं पिछले कुछ वीडियो की बात कर लेता हूँ। मैं लास्ट टॉपिक छोड़ के गया था, आपका लेसन चल रहा था चैप्टर 5 चैप्टर में वैद्युत चालन में पढ़ा के गया था वैद्युत धारा, उसके बाद में धारा घनत्व, अनुगमन वेग और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है इस बात पे, इस टॉपिक पर रहेगा कि ओम्स लॉ, ओम का क्या नियम है, ओम का नियम, और फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो ओम का नियम इजी है। हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हाई स्कूल में ओम का नियम होता था। जो हाई स्कूल में है ओम का नियम वही यहाँ भी है। ओम के नियम के अनुसार या इस नियमानुसार जिसको अगर लिखना है हमारी इस क्लास के माध्यम से, वो ओम का नियम लिख सकता है। नोट कर लीजिए आप। इस नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। एक बार फिर सुन लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। अगर हम मान लें कि आपका विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित धारा I है तो इनका अनुपात होगा B/I इक्वल आपका होता है नियतांक या B/I बराबर R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R जहाँ एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपका ओम का नियम हो गया। अब यहाँ से अगर हम प्रतिरोध की बात करें कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, तो प्रतिरोध की परिभाषा आपसे इंटरमीडिएट में पूछी नहीं जाती है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रतिरोध की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम प्रतिरोध जो आपका नियतांक है, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको हम ओम कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसको जिससे हम प्रदर्शित करते हैं, ये इस तरीके का ये निशान होता है ओम का प्रतीक चिन्ह। यह आपका नियम हो गया, ओम का नियम। इसके बाद में प्रतिरोध की परिभाषा भी हो गई और प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। यह आपका प्रतिरोध ओम का चिन्ह हो गया। यहाँ हमें हाई स्कूल में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ भी हमने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या है। अब ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध की भी परिभाषा हो गई। अब आगे आपका आता है जो हमारा वैद्युत धारा चैप्टर चल रहा था, वैद्युत चालन।
वैद्युत चालन में अब आपका आता है अनुगमन वेग, जो हम पढ़ चुके हैं। अब उसी के आधार पर, मतलब अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना है। मतलब B/I इक्वल आपको नियतांक, ठीक, या B/I का जो रेशियो है, अनुपात है, वो नियत होना चाहिए। अगर इतना हम प्रूफ कर देते हैं अनुगमन वेग के आधार पर, तो हम उसको ओम का नियम कह देंगे या ओम का नियम कहलाएगा। अब हमें अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अनुगमन वेग जो आपका है BD से लिखा जाता है, BD से प्रदर्शित करते हैं अनुगमन वेग को। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अनुगमन वेग के आधार पर जब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ मानना होता है, कुछ न, मतलब एक चालक लेना होता है। चालक के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। यह हमने एक चालक तार मान लिया, जिसकी लंबाई ले लेते हैं स्मॉल l। ये चालक की लंबाई है स्मॉल l। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल A। ठीक है, कोई हमने चालक तार लिया। चालक तार इस प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर जो आपका ये क्षेत्रफल, इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया। अब चालक तार है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो लंबाई हमने मान ली A है, स्मॉल l है। ये आप पहले भी आपको पता होगा, आप पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कोई भी चालक तार है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ये चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम मान लें कि यहाँ पर इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ये हमने अभी मान लिया कि इसके एकांक आयतन में, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो हमें नहीं पता है। हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है। जब इस चालक तार को हम किसी बैटरी से, इस चालक तार को हमें जोड़ना है किसी बैटरी से, ये हमने बैटरी से इस चालक तार को जोड़ दिया, तो बैटरी का ये प्लस सिरा हो गया और ये माइनस, प्लस ध्रुव, माइनस ध्रुव, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। अब ये जब प्लस सिरा है बैटरी का, तो ये चालक तार का यहाँ पर धन ध्रुव हो जाएगा और ये चालक का ऋण सिरा हो जाएगा। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हमने मान लिया था कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ये चालक का धन सिरा हो गया, ये चालक का ऋण सिरा हो गया। अगर बैटरी B वोल्ट की लगी हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो B हो जाएगा। अब जब विभवांतर यहाँ पर स्थापित हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चालक की लंबाई भी दी गई है, विभवांतर भी है, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र आपका E हो गया, जिसकी दिशा रहेगी प्लस से माइनस की ओर। अच्छा, आप पिछले क्लासों में ये भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है। यहाँ पर
आपका जो आवेशित कण है, कोई भी चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले भी हम मान चुके हैं। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जब आपका वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अगर वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर की बात हम करेंगे तो E इक्वल आपका हो जाएगा B/L। जब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर स्थापित हो गया तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, उन पर लगने लगेगा वैद्युत बल। अब जो वैद्युत बल की दिशा होगी, आपको पता है कि वैद्युत बल अगर धन आवेश है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो ऋण आवेशित हो गए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो जाहिर सी बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। मतलब जो वैद्युत बल होगा वो इस दिशा में लगेगा, जिसके कारण ये गति करने लगते हैं। कहाँ गति करेंगे? इस सिरे से इस सिरे की ओर, ये कंडीशन होगी। पहले ये हमें पहले भी पता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में ठीक उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार किसी बर्तन में गैस के अणु। मतलब जब इनको बैटरी से नहीं जोड़ा गया, इस चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया, वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं हुआ, तब भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो गति कर रहे थे अनियमित रूप से। लेकिन उनका जो औसत ऊष्मीय वेग रहता है वो शून्य, औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, इसलिए वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति नहीं कर पाते हैं। मतलब उनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य ही रहता है। अब यहाँ पर करंट मतलब विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे, तभी तो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और जो विद्युत धारा की दिशा रहेगी वो प्लस से माइनस की ओर रहेगी। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हमने जैसे बैटरी से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा इस दिशा में। अब यहाँ पर जो हमने माना है उसको हमें लिख देना। यहाँ पर हमने माना क्या था, उसको हमें लिखना। L है वो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। कैपिटल A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके बाद में स्मॉल n हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो E आपका वैद्युत क्षेत्र हो ही गया, B आपका विभवांतर है। ये इतना हमने सब कुछ माना। और n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एकांक आयतन में है, एकांक आयतन में। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, ये एकांक आयतन में है। जो कुछ हमने यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाया है, जो हमने माना था, हमने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पर सीधी सी बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो इन पर वैद्युत बल लगेगा। अगर हम वैद्युत बल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो F इक्वल आपका हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ये भी, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका जो वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, तो F इक्वल आपका हो जाएगा E और E, ये वैद्युत बल हो गया। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल m, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है किसके कारण? वैद्युत बल के कारण। वैद्युत बल के कारण गति करेगा तो इसके वेग में निरंतर परिवर्तन होगा। निरंतर परिवर्तन होगा मतलब इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। द्रव्यमान m मान लिया, अगर इसमें उत्पन्न त्वरण a है, त्वरण a हो, तब यहाँ पर F इक्वल हम लिख सकते हैं एम ए, मतलब चूंकि F इक्वल एम ए होता है तो यह आपका एम ए इक्वल ई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए इक्वल ई अपन एम हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू रख देते हैं, ई इक्वल आपका है बी अपन एल, तो यहाँ से ए इक्वल आपका हो जाएगा ई वी अपन एम एल। यहाँ पे इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अनुगमन वेग की परिभाषा भी बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था श्रांतिकाल और मुक्त माध्य पथ की बात हुई थी। तो वहाँ पर श्रांतिकाल जो टाउ होता था, वो इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल मतलब क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। जैसे ही यहाँ पर वैद्युत बल लगेगा तो इनके वेग में, जो इनका वेग उसमें वेग है, उसमें वृद्धि होने लगेगी। अब वृद्धि त्वरण उत्पन्न होता है तो वृद्धि इनकी यहाँ पर ए टाउ मतलब टाइम और गुणे समय, टाइम और समय गुणे त्वरण की वृद्धि होगी इनके वेग में। मतलब अगर हम मान लें कि प्रारंभिक वेग इनका u है, जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u है, या इसको u1 मान लेते हैं, तो जो इसका अंतिम वेग होगा उसमें वृद्धि होगी त्वरण के कारण। तो जो अंतिम वेग हो जाता है v इक्वल यू प्लस ए टाउ। ये समीकरण आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इनके वेग में वृद्धि होगी। अगर हम माना इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग u1 कामा u2 कामा u3 डॉट डॉट un हों, और इनके वेग में जो वृद्धि है, वेग में वृद्धि वो होती है ए टाउ 1। अगर पहले का जो श्रांतिकाल है, पहले इलेक्ट्रॉन का जो श्रांतिकाल है टाउ 1 है, दूसरे का श्रांतिकाल टाउ 2, तीसरे का श्रांतिकाल टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n तक हैं, तो इनके वेग में जो वृद्धि होगी वो आपकी ए टाउ 1 की ए टाउ 2 ए टाउ 3 डॉट डॉट ए टाउ n, इस प्रकार की वृद्धि होगी। मतलब इनके अंतिम वेग जो हो जाएंगे, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग हो जाएंगे u1 प्लस ए टाउ 1 कामा u2 प्लस ए टाउ 2 कामा u3 प्लस ए टाउ 3 कामा डॉट डॉट un प्लस ए टाउ n। तो इस प्रकार के इसके जो भी n इलेक्ट्रॉन हैं, इनके अंतिम वेग इस प्रकार आ जाएंगे। अब हम निकालना चाहते हैं इनका औसत वेग।
तो यहाँ पर हमें निकालना है औसत वेग। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है उसको हम बता चुके हैं कि जिस औसत वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चालक की लंबाई के अनुदिश गति करते हैं उसी को तो हम अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको हम bd से लिखते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो अनुगमन वेग bd से ही गति करेंगे। तो यहाँ पर जो औसत वेग होगा उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम औसत वेग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट un और प्लस ए टाउ n अपॉन में आपका हो जाएगा औसत जिसका भी निकालते हैं अगर n पदों तक हैं, वैसे औसत निकालते हैं तो सीधा सीधा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ तक n टाइम है पद, n बार है, n पद है, तो अपॉन में n हो गया। अब हम इनको थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं। औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, तो अनुगमन वेग को हमने bd से लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ से आप देखिए u1, u2, u3 और डॉट डॉट un, इनको अलग कर लेते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un अपॉन n। अब जो बचा है, सारे पद प्लस में थे, बचा है उसको लिख लेना। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाया, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए टाउ n और अपॉन में आपका हो गया n। हमने आपको बताया कि जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब है कि इनका औसत ऊष्मीय वेग, जो हम पहले कह चुके हैं कि औसत ऊष्मीय वेग जो होता है, प्रारंभिक औसत ऊष्मीय वेग, वो शून्य होता है। तो ये आपका औसत प्रारंभिक औसत ऊष्मीय वेग हो गया, तो ये आपका शून्य होगा। जब ये टर्म आपका शून्य हो जाएगा तो bd इक्वल आपका 0 प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए टाउ n अपॉन n। यहाँ से हमें अगर दिख रहा है बेटा तो आप लोगों को a कॉमन यहाँ पर है, जिसको हम त्वरण बोलते हैं, तो a कॉमन मिल गया। तो आपका बचेगा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ n और अपॉन आपका हो गया n। जब किसी भी पद को n बार जोड़ते हैं तो उसका योग क्या आता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जानते हैं किसी पद को अगर n बार जोड़ा जाता है तो उसका योग n और पद जो भी है, तो यहाँ से a n टाउ हो जाएगा और अपॉन तो n से n कैंसिल हो गया। bd इक्वल आपका हो गया है a टाउ। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल आपका हो जाएगा bd अपॉन टाउ। इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 में a इक्वल आपका है, इधर भी a इक्वल है, तो मतलब a की वैल्यू रख देते हैं। तो आपका हो जाएगा bd अपॉन टाउ इक्वल eb अपॉन ml। यहाँ से अगर हमें निकालना है तो vd इक्वल आपका हो जाएगा ev टाउ अपॉन ml। अब यहाँ पर जो आपका bd है अनुगमन वेग है। विद्युत धारा
और अनुगमन वेग में संबंध करवा चुके हैं हम पिछले वीडियो में, तो आप तुरंत याद कर लीजिए कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर आपका आता है NEA/VD। तो यहाँ पर BD इक्वल आपका हो जाएगा I/NEA। कितना हो गया, बराबर EB और टाउ अपॉन ML। अच्छा, ओम का नियम अभी मैंने बताया था। ओम के नियम में आपको क्या करना है, B/I लाना है और टोटली जो भी इधर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किस हिसाब से रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस आपको क्या करना है, B/I करना है। यहाँ पर हमें I दिख रहा है, यहाँ पर B दिख रहा है, ये विद्युत धारा हो गई I और ये विभवांतर हो गया। ये जो आपका E और टाउ है इसको लाना है इधर, ML को भी इधर लाना है और I को लेके जाना है B के नीचे। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कैंचीदार गुणा कर देते हैं। तो B/I बराबर आपका हो जाएगा ML अपॉन, ये ML ऊपर जाएगा ना, तो ML अपॉन NE² और A टाउ। NE² A टाउ, इतना आपका हो गया। इसको हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं, अब कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। ओम का नियम जो है आपको फिर एक बार याद दिलवा देता हूँ। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब ताप दाब ना बढ़ाया जाए, तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। अगर हम चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो मतलब जो चालक तार की लंबाई है जितनी भी है, स्मॉल एल हो या कैपिटल एल हो, वो तो उतनी रहेगी। तो इसका मतलब है ये आपका नियत हो गया, लंबाई उसकी निश्चित हो गई। ताप नहीं बढ़ाएंगे तब भी लंबाई निश्चित हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो जो उनकी संख्या है या मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है या मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो भी आपका नियत रहेगा एक निश्चित ताप पर। अब आपका रहा परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर चालक तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लंबाई जितनी है उतनी रहती है, तो उसका जो परिच्छेद अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो भी नियत रहेगा। अब यहाँ पर बात बचती है टाउ की। टाउ आपका क्या है, श्रांति काल। अगर ताप नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जिस समय में दो टक्कर करते हैं तो वो उनका जो समय होगा श्रांति काल, वो भी आपका निश्चित रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम टोटली बात को देखें तो कहीं ना कहीं ताप पर निर्भर करती है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि एक नियत या निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर आपका ये टोटली टर्म जो भी इधर आया है ये सारा कुछ आपका नियत रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नियत ताप पर या एक निश्चित ताप पर। नियत ना लिख के आप यहाँ पर निश्चित भी लिख सकते हैं। निश्चित ताप पर ML अपॉन NE² A टाउ इक्वल आपका नियतांक होता है, मतलब नियत रहता है एक निश्चित ताप पर। जब ये नियतांक हो गया तो हम कह सकते हैं कि V/I इक्वल आपका नियतांक। नियतांक की जगह पे ओम के नियमानुसार यहाँ पर आपका कैपिटल R आ जाता है। तो B/I इक्वल कैपिटल R, यही तो आपका ओम का नियम है। यहाँ पर हम कैपिटल R बराबर लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल R इक्वल ML अपॉन NE² A टाउ।
ये आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम था। बहुत ही इजी है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए जहाँ से मैं छोड़ के गया था आपका टॉपिक, वहीं से आया, मैंने इसको स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। इसके आगे प्रतिरोध की निर्भरता, ताप पर निर्भरता, यही बचा है। आगे आपका था पहले कार्बन वर्ण कोड, लेकिन इस कोरोना की वजह से जो सिलेबस आपका 30% कम किया गया है, उस 30% में जो आपका कार्बन वर्ण कोड था और कार्बन प्रतिरोध, वो आपका हट गया है। तो उससे रिलेटिव आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मतलब ना तो न्यूमेरिकल आएगा और ना ही कोई डेरिवेशन या उससे संबंधित कोई परिभाषा, वो आपकी नहीं आएगी। तो सिर्फ यहाँ पर इस चैप्टर में आपका बचा है प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता का हमारा एक दूसरा वीडियो होगा, वो अलग होगा, ठीक है। आज के वीडियो में अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन आपके सामने है। इसको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग समझते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया, जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जिससे कि जो बच्चे अभी दूर हैं पढ़ाई से, वो इसको देखें, समझें। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।